जैसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो भखारियों का था। ट्रैफिक के फ्लो में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। हमें अक्सर ये चीज़ शहरी और ख़ुद भी हम ऑब्जर्व करते थे जब हम सड़कों पे बतौर शहरी भी हम चलते हैं कि एक आपको हैरेसमेंट क्रिएट कर 14 ईयर से कम उम्र जो भिखारी हैं उनका डिस्पोजल बेहतरीन तो यही कि हम उनको चाइल्ड ब्यूरो वालों के पास, प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के पास। नाजरीन, फलाही रियासत एक ऐसी रियासत होती है जहाँ हुकूमत कमज़ोरों का सहारा बनती है और जहां किसी ज़रूरतमंद को सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान भी एक फलाही रियासत है और दुनिया की उन टॉप कंट्रीज़ में शामिल है जहां लोग सबसे ज़्यादा खैरात करते हैं। बरतानिया में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम अपनी आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा खैरात और अतियात में खर्च करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान कई सालों से दुनिया के बड़े अतिया करने वाले ममालिक में शामिल रहा है। लेकिन साथ ही अफसोस की बात यह है कि हमारी इसी नेकी और दरिया दिली का गलत फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में प्रोफेशनल भिखारियों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो चुका है। यह अमल ना सिर्फ हमारे शहरों का हुस्न बिगाड़ा है बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को भी मुतासर कर रहा है। इस हवाले से खुशाइन खबर यह है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद की निगरानी में जारी इस ऑपरेशन के दौरान शहर भर से तकरीबन 95% पेशावर भिखारियों को हटा दिया गया है। ट्रैफिक सिग्नल्स और अहम शाहराहों पर मौजूद भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए 1324 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 78 खवातीन और 10 उनके सहूलतकार भी शामिल हैं। और ये ऑपरेशन ना सिर्फ सड़कों को महफूज और साफ बनाने की एक कोशिश है बल्कि एक बड़ी समाजी तब्दीली का पेशखैमा भी बन सकता है। बस शर्त यह है ये मुहिम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाए। अब इस ऑपरेशन की तफसीलात क्या है, डिटेल्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रियम्बल क्या है और स्पेशली फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक सिटी जोन नवीद अरशद साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का कर, बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि इस चीज़ की वजाहत करें, ये लाहौर में जो पेशावराना भिखारी है इसके लिए जो आप ये ऑपरेशन लेकर आए, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रियम्बल क्या है, इसका आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, आगाज़ तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी ये कभी अभी ये नहीं कि करंट ड्राइव चल रही है और इससे पहले तवज्जो नहीं दी गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बार बार इस चीज़ पर तवज्जो रही है, लेकिन ये अब आप देखेंगे कि इसमें तेज़ी या जो ये जिस ड्राइव के ऊपर हम जोर चल रहा है और काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो जो मौजूदा CTO साहब हैं डॉक्टर अतर वहीद साहब, जब इन्होंने दिसंबर में चार्ज लिया तो जैसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो भखारियों का था। तो आपने देखा होगा कि एक तो जैसे आपने कहा कि इसकी एक तो वजह ये है कि मैं समझते हैं कि एक तो ट्रैफिक के फ्लो में फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। उसके अलावा एक ऐसी समाजी बुराई है कि हम जो ये लोग हैं जो पेशावर भखारी हैं, बिलखसूस उनकी हम बात कर रहे हैं, वो उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना सोसाइटी में ना समाज में। बिल्कुल। ट्रैफिक फ्लो तो एक अपनी जगह अलहदा चीज़ है। फिर उसके अलावा हमें अक्सर ये चीज़ शहरी और ख़ुद भी हम ऑब्जर्व करते थे जब हम सड़कों पे बतौर शहरी भी हम चलते हैं कि एक आपको हैरेसमेंट क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, किसी चौक या इशारे पर रुकते हैं, तो जब वो कुछ तादाद में 6, 7 या 8 आपके गिर्द भखारी जो पेशावर भखारी हैं इकट्ठे हो जाए तो आपको एम्बेरसमेंट या हरासा भी होना शीशे पे इतना जबरदस्त तरीके से नॉक किया जाता है कि ऐसे लगता है अंदर ही आ जी, जाए। ऐसे ये बल्कि कर्जा वापस लेने जी ऐसा लगता है या कर्जा ले रहे हैं या जैसे वो कोई जबरदस्ती आपसे भीख मांग नहीं रहे बल्कि भीख छीनने की कोशिश कर। तो लिहाजा उस चीज़ को देखते हुए तो जैसे मैंने कहा कि पहले भी ये चलता रहा है, इस साल 2-3 साल बड़े अरसे से ये चीज़ें एंटी बैगिंग आपने एक्ट भी बने और इसके ऊपर अमल दरामद भी होता रहा। लेकिन जब डॉक्टर अतर वहीद साहब आए हैं बतौर CTO तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर ख़ास एम्फसाइज़ किया और उन्होंने जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहता स्क्वाड बनाए हैं, उसमें हमने इस हद तक भी किया, उन्होंने पर्सनली भी कि कई जगह पर आपने देखा हो कि ट्रांसजेंडर्स का भी इशू रहता है मांगने के हवाले से, भीख के हवाले से, उनके साथ भी उन्होंने जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स जो हैं वो भी किए ताकि इसमें वो भी हेल्पफुल हो सके, उनकी काउंसलिंग की हद तक भी गए। तो कोशिश तो ये है कि बिल्कुल सर, जो मौजूदा CTO ने क्रेडिट जाता है क्योंकि हम अब बड़े अरसे से ये मसला जो है ये फेस कर रहे थे और अब इसमें कुछ हद तक बल्कि काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि कमी आई है। सर ये बताएं कि ऑपरेशन के दौरान मुनज़्ज़म माफिया ग्रुप से निपटने के किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़े, क्योंकि ये तो गौल दर गौल आते हैं और सुना है हमला भी कर देते हैं कुछ लोगों पर। कोई खास स्ट्रेटजी बनाई गई या फिर कुछ मकामात ऐसे थे जिन पे आपने खास फोकस किया? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटजी के सेलियंट फीचर है ना, उसमें तो एक तो जैसे मैंने कहा कि हमने एंटी बैगिंग स्क्वाड बनाया हुआ है।
वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। हमारा हर ट्रैफिक वार्डन जो जहां अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, समझे कि वो एंटी बैगिंग ड्राइव का हिस्सा भी है। एक तो ये जर्नलाइज्ड हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कई दफ़ा एक मुनज़्ज़म लोग भी होते हैं। कई ऐसे हुआ है, इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनके ऊपर हमने कार्रवाई की कि लोग ऐसे वो हैं जिन्होंने बच्चों को या ऐसे भिखारियों को इकट्ठा किया हुआ है ऑर्गेनाइज्ड होके, वो उनसे वो या कई दफ़ा सिंध से लाके उन्होंने बच्चों को यहाँ लाके भिखारी के तौर पर उनसे भीख मंगवा रहे हैं। तो उनके खिलाफ ना सिर्फ हमने एक्शन लिया बल्कि उनको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उनके ऊपर वो पर्चे दिए गए ताकि वो उससे बाज रहें। तो उन गिरोह जो आप कह रहे हैं सहूलतकार हैं या जो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर लेके चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक्ट है उसके हवाले से भी उनके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं ताकि वो इसके एक्शन हो। बिल्कुल ठीक। नवीद साहब, अभी तक जो आपकी गुफ्तगू से मैंने परसीव किया वो यही है कि एक्ट मौजूद था इस ऑपरेशन के लिहाज से, लेकिन एग्जीक्यूशन में अभी तब्दीली आई है और प्रॉपर तरीके से काम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप ये ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसके दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ आपकी कैसी कोऑर्डिनेशन है? जब बच्चे आप देखते हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ का, उनकी फैमिली का या उनके फर्दर किस तरह उनकी कफालत की जाएगी, उसके हवाले से क्या प्रोसीजर है? देखिए, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ये हमारे से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हमारी इनके साथ रहती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हमारे पास 14 ईयर से कम उम्र जो भिखारी हैं, उनका डिस्पोजल बेहतरीन तो यही है कि हम उनको चाइल्ड ब्यूरो वालों के पास दें, प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के पास दें। लेकिन उसके बाद जो उनकी रिहेबिलिटेशन है या जो उनकी बहाली है, डेफिनेटली वो उनका डोमेन है। वो उसमें भी उनका आपने देखा कि अगर उन्होंने किसी को बच्चा हवाले करना है या उनके पेरेंट्स को देना है तो बाकायदा थ्रू कोर्ट देना है। उनकी अपने कोर्ट बनी हुई है, उसके बाकायदा उनके आपको वो लॉयर लेकर जाते हैं जिन्होंने लेना है, वहाँ उनके जुर्माने भी हो सकते हैं अगर बच्चा भीख मांग रहा है उनके पेरेंट्स को। तो वो एक प्रोसेस है और उनको और ना चाहें अगर वो समझते हैं कि उस बच्चे की वेलफेयर नहीं, अगर वो हवाले करें वापस तो वो नहीं भी दे सकते। कोर्ट चाहे समझती है कि बच्चे की वेलफेयर नहीं है उनको वापस करने में, तो इस तरह के वो बहर उनकी डोमेन है। वो अच्छा नवीद साहब, आपने इस ऑपरेशन के दौरान 10 जो हैं फैसिलिटेटर्स उनको भी गिरफ्तार किया, जो इनको चलाने वाले इनके सरपरस्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आई। सारे गंदे धंधे में इन सहूलतकारों का क्या किरदार था और इनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे जिक्र किया ना कि जहाँ पर हम समझते हैं कि वो थोड़ा हटके या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सहूलतकार हैं या जो लोग इस तरह का माफिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे किसी और शहरों से या दूसरे सूबों से लाके उनसे भीख मंगवाई जाए, तो उनके खिलाफ हम सिंपल जो एंटी बैगिंग एक्ट के हवाले बने हैं वो उसके अलावा हम प्रोसीड करते हैं। उनका ट्रैफिक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से एक्ट बने हुए जी, उसमें हम उनको बुक करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, तो जिसके फिर वो डेफिनेटली उसकी पिनिटिव एक्शन भी वो सख्त है। और क्योंकि सर ये सवाल इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि ये पूरा ना एक माफिया है, हम देखते हैं और यूँ लगता है कि जो सिग्नल्स है ना मुख्तलिफ ये ठेके पे दिए हुए हैं, अक्सर आप खड़े भी हों तो ये आपस में लड़े होते हैं कि तुम मेरी हदूद में आगे क्यों भीख मांग रहे हो। नहीं, इंशाल्लाह आपको ये अब आपको ये फिर हम एक ऑनलाइन अपना ऑन एयर में दावा कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक कमी नजर आई, काफ़ी हद तक। और ये देखें ना, जैसे मैंने कहा कि अब जिसमें हम जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हम उसमें एक्ट में उनके खिलाफ देखें 8 से 10 साल तक उसमें सजा है। ज़िमनी सवाल है, 8 से 10 साल तक सजा है। सर ये बताइए, सेफ सिटी के साथ भी आप कोई कोलैब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सेफ सिटी जो है हमारा बहुत बड़ा हेल्पिंग है ना, बहुत बड़ा। वो इस तरह के हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स इशारों पे खड़े हैं या जिन इशारों पर अगर नहीं भी मौजूद है सिग्नल्स पर या जिन चौकों के ऊपर, तो वहाँ पर वो सेफ सिटी वाले जो हैं वो हमें अगर वहाँ पर बैगिंग या कोई बैगर्स की हमें मौजूदगी नजर आए तो वो हमें इतला कर देते हैं, बाकायदा वहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो हमें कम्युनिकेट हो जाता है कि फलाने इशारे पर या फलानी जो जहाँ पर सेफ सिटी के कैमराज हैं वहाँ पर बैगर्स, फिर वो जैसे हमें इतला मिलती है हम उसको आगे फिर अपनी टीम को मूव करते हैं वहाँ से उसके खिलाफ। बिल्कुल ठीक। नवीद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन है, जो मुहिम है, डेफिनेटली इसमें आवाम का बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि वो एक तरह से विक्टिम भी है और इस तरह के परपेट्रेटर को वो बर्दाश्त भी करी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आवाम की आगाही बहुत ज़रूरी है, आवाम का साथ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई मुहिम, कोई कैंपेन, कोई ऐसी अवेयरनेस क्रिएट आपने की है इस हवाले से? जी बिल्कुल, करते रहते हैं। उसमें ये तो पहली बात तो मैं समझूंगा कि आवाम को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, चैरिटी, ये सदका, ये खैरात में और एक पेशावर भकारी को आपको इनकरेज करने में फ़र्क है, ज़बरदस्त बड़ा फ़र्क है। तो उसमें जो आपने बात की उसमें हमारी एक बाकायदा एजुकेशनल हमारी टीम बनी हुई है जो मुख्तलिफ जो ट्रैफिक कानून के साथ साथ ये जैसे हमने अब कहा कि बैगिंग के हवाले से या दीगर को समाजी मसाइल भी हैं, उनको जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर या और भी जहाँ भी किसी जगह इंटरेक्ट हम पब्लिक के साथ करते हैं, कभी हमें पम्फलेट तकसीम करने पड़े तो उसमें हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है।
तो हम वो कोशिश तो करते हैं कि पब्लिक को इसके बारे में आगाह किया जाए। और बिल्कुल सर, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे भी आप जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारा भी प्लेटफॉर्म हाजिर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इस लानत का खात्मा कर सके। बिल्कुल, ये तो सर अब माजी की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि बड़े ऑपरेशंस हुए, लेकिन कुछ अरसा गुजरता है, जब थोड़ी सी सख्ती में नरमी होती है, ये दोबारा सड़कों पर वापस आ जाते हैं। इस बार लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग है कि इनको मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जा सके? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी हम इन्फोर्सर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो जिम्मेदार इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर नहीं चल रहे, अगर हमने 4 दिन उसके ऊपर मॉनिटरिंग की है, 4 दिन एक्शन लिया और आगे फिर 4 दिन नहीं ले रहे, तो वो हमें अपने आप को रेक्टिफाई करने की जरूरत है अगर ऐसे रहा। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा उसमें तो मैं मेन यही समझता हूँ कि अगर हम लोग इसको लेकर चलते रहें, हर सेक्टर को, हर डिपार्टमेंट को अपना काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ एक शख्स के साथ ना रहे कि अगर आज मैं हूँ या अगर सीटीओ साहब हैं या मौजूदा आईजी साहब हैं या सीपीओ साहब हैं, निजाम उस दौर में अगर एक चल रहा है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहना चाहिए। कवानीन मौजूद हैं, उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, वो मौजूद हैं। तो लिहाजा उम्मीद है कि एक और बात है ना कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, फोकस भी चेंज होता जाता है। अब मौजूदा गवर्नमेंट का, हमारी मौजूदा तमाम सेटअप का, ऑफिसर्स का फोकस भी इसके ऊपर है, तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, इसको हम देखते रहें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नवीद इरशाद साहब आपके कीमती वक्त का। और बिल्कुल आपने यहाँ पर भी हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए भी जो है आवाम को अवेयरनेस दी है कि आप फर्क करें कि कौन हकदार है, और इस तरह के जो लोग हैं उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए आपको भीख देने की सूरत में।